हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जनरल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम कवर करेंगे इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट करेंसी, अबाउट डिमांड डिपॉजिट, चेक। उसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड लास्ट में वी विल डिस्कस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो चलो ये इंटरेस्टिंग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमेशा से हम मनी का यूज नहीं करते थे टू परचेस व्हाट वी वांट। इनिशियली क्या होता था, इनिशियली हम फॉलो करते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बिना पैसों की मदद के, बिना मनी की रिक्वायरमेंट के आप क्या करते थे, आप गुड्स को एक्सचेंज करते थे और इसमें मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, इसमें आपको चाहिए होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस क्यों? जो चीज़ मुझे परचेज करनी है वो किसी और के पास होनी चाहिए, और जो चीज़ किसी और को चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें मैच होंगी तभी वो लोग आपस में अपने गुड्स एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ चाहिए होता था डबल कोइंसिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी और ये है पर्सन सी। पर्सन ए के पास वेट है और इसे चाहिए क्या, शूज़। तो ये ऐसा इंसान ढूंढेगा जिसके पास शूज़ हो और उसे क्या चाहिए, वीट, ऑपोजिट, ताकि ये अपने वीट उसे दे सके और एक्सचेंज में उससे शूज़ ले सके। अब ये जो पर्सन भी है, इसके पास शूज़ है जो इसे चाहिए, बट इसको वीट नहीं चाहिए, इसको चाहिए राइस। तो ये इसके साथ अपना जो एक्सचेंज है वो नहीं कर सकता, ये और किसी के पास जाएगा। ये है हमारा नंबर सी, इसके पास शूज़ हैं जो इसे चाहिए और इसको वीट चाहिए जो इसके पास है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो इसे खरीदना है वो उसके पास है और जो उसे खरीदना है वो इसके पास है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपने गुड्स एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये जो दोनों के पास सेम चीज़ है, इसे कहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, क्योंकि दोनों को जो भी चाहिए वो कोइंसाइड हो रहा है, वो मैच कर रहा है। और इसको हम फॉलो करके क्या करते थे, इसको हम फॉलो करके चीज़ें एक्सचेंज करते थे। और यही सिस्टम होता था हमारा बार्टर सिस्टम, जिसमें हमें मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। डबल कोइंसिडेंस का मतलब बोथ पार्टीज बाय एंड सेल ईच अदर कमोडिटीज। जैसे मैंने आपको बताया, वीट ये ले लेगा और शूज़ ये इससे ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम के थ्रू वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई कर लेंगे। तो जब मनी नहीं था तो हम बार्टर सिस्टम करते थे, बट जब मनी आ गया तो वो एक्ट करने लगा एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस। और इसीलिए हम मनी को बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि अब जब मनी आ गया तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको जो चाहिए पैसे देके वो ले लेगा, उस पैसे से जो सामने वाले को खरीदना है वो किसी और से खरीद लेगा। तो अब यहाँ पर आपको वो लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है जिनको वही सामान खरीदना है जो आपके पास है और जो वही बेच रहे हैं जो आपको लेना है। तो ये जो हमारा बीच का स्टेप था ये इससे कट डाउन हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, मनी आ गया। इसीलिए हम मनी को कहेंगे इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज, और इसीलिए मनी को कहा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि अब ये क्या करता है, ये एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। आपको जो भी खरीदना है, आपको जो भी बेचना है, आप इसके थ्रू बेच सकते हो। तो ये हो गया हमारा मनी। इसने क्या कर दी, इसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो नीड थी, जो जरूरत थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी इसने। और जो हमारा मेथड था वो सिंप्लीफाई कर दिया, जो प्रोसेस था वो सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हुआ हमारे मनी के आने से। अब हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी अभी हम यूज करते हैं कैसा, पेपर नोट्स का और कॉइन्स का, बट इनिशियली ये नहीं था। तो शुरू में जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो लोग एक्सचेंज के लिए क्या यूज करते थे, कैपिटल्स का या फिर ग्रेन्स का। क्यों? क्योंकि ये तो चीजें हैं जो हर किसी को ही रिक्वायर रहती थी उनके घर में। तो इन अर्ली एजेस इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैपिटल्स एज मनी। उसके बाद धीरे धीरे मेटल कॉइन्स आने लगे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स आना स्टार्ट हुए थे सबसे पहले। ठीक, उसके बाद अगर अभी की बात करें मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की, तो हमारी जो करेंसी है वो क्या है, पेपर नोट्स हम यूज करते हैं और हम यूज करते हैं कॉइन्स। ये हम सबने देखे ही हैं। अब जो हमारी करेंसी होती है, जो हमारे पेपर नोट्स होते हैं, वो कौन इशू करता है, वो करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और कोई इंडिविजुअल या कोई और ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कर सकता कि वो सोचे कि चलो हम भी नोट प्रिंट कर लेते हैं। तो ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। इसका जो राइट है वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर नोट्स और करेंसीज जो है वो ला सकती है, वो प्रिंट करती है। इसके अलावा और कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर सकता। ऑल्सो लॉ हैज लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि अगर आप किसी इंसान को कुछ खरीदने के लिए रुपीज देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो इंसान वो लेने से मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया है कि हमको रुपी, वी कैन यूज रुपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो कोई भी इंसान किसी भी चीज के लिए पेमेंट के फॉर्म में रुपी को लेने से मना नहीं कर सकता। अब देखो, डिपॉजिट्स विद बैंक क्या होते हैं। जब लोगों के पास करेंसी आने लगती है, पैसे आने लगते हैं, तो एक मिनिमम अमाउंट तो उन्हें चाहिए होता है टू मेक देयर एक्सपेंसेस। लेकिन वो बाकी के एक्स्ट्रा पैसों का क्या करते हैं, वो जाते हैं बैंकों में, वहाँ पर वो खोलते हैं अपने अकाउंट और वो पैसों को वहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी एज डिपॉजिट्स इन बैंक। यानी कि एक तो मनी है जो उनके पास है, जो उनके हाथों में है। अब जो एक्स्ट्रा मनी है उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने ले जाकर बैंकों में डिपॉजिट कर दिया। बैंक ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है और इस पर वो लोगों को क्या देती है, वो लोगों को देती है इंटरेस्ट। तो बैंक आपसे ये पैसे ले लेगी, डिपॉजिट कर लेगी और इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी देगी। यानी कि आपका जो अमाउंट है उतना तो रहेगा ही, बाकी उसमें इंटरेस्ट ऐड होकर वो और ज़्यादा ही अमाउंट हो जाएगा। अब डिमांड की डिपॉजिट क्या होता है, तो आपने जो पैसे बैंक के पास डिपॉजिट किए हैं, जब आपको जरूरत पड़े तो वो आप अपनी डिमांड और नीड के अनुसार आप उन पैसों को निकाल सकते हो बैंक से। तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट, द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट सो दैट वी कैन विड्रॉ ऑन डिमांड। जब हमें जरूरत पड़े तब हम वो पैसे अपने निकाल सके, उसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है,
और इसके अलावा एक और तरीका होता है पैसे निकालने का या किसी और को पैसे देने का, वो होता है चेक। इसमें क्या होता है, चेक एक पेपर होता है जिसपे बैंक को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट किसी इंसान को देना है और किसके अकाउंट में से देना है वो उस चेक पे मेंशन होता है, उस इंसान के सिग्नेचर होते हैं, उस पर वो अमाउंट मेंशन होता है कि आप इतना अमाउंट इनको दे दो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा चेक। इट इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन ऑन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। यानी कि एक तो चेक पे जिसका अकाउंट है उसका नाम होगा और दूसरा कि चेक किसके लिए इशू किया गया है, तो ये भी उस चेक पर मेंशन होगा। तो बैंक को पता चल जाएगा कि किसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं, किसे देने हैं और कितने देने हैं। तो ये काम हमारा कर देता है चेक। तो अभी हमने देख लिया कि बैंकों में डिपॉजिट कहाँ से आता है, जो एक्स्ट्रा मनी होता है लोग उसे बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं और वो ये पैसे कभी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। साथ में हमने चेक भी देख लिया। अब हम देखेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक लोगों को लोन कैसे देती है, उसके पास ये लोन देने के पैसे कहाँ से आते हैं। तो देखो, जो भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो लोग अपने पैसे बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक वो पूरे पैसे हमेशा अपने पास नहीं रखती, उसमें से वो एक स्मॉल पोर्शन अपने पास रखती है और बाकी का वो क्या करती है, वो आगे लोन दे देती है। क्यों? क्योंकि लोन की डिमांड ज़्यादा है, लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए लोन की ज़रूरत पड़ रही है। तो बैंक क्या करती है, बैंक ओनली कीप्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्व्स। अभी का जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें बैंक क्या करती है, 15% रखती हैं अपने पास, बाकी वो सारा आगे वो लोन्स प्रोसीड कर देती हैं। तो इसका मतलब कि आपने बैंक में जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया उसको 15% तो बैंक अपने पास रख लेगी एज कैश और बाकी का अमाउंट का वो क्या करेगी, वो आगे लोन देने के लिए उस अमाउंट को यूज़ करेगी। जब बैंक आगे लोन देती है तो वो उस पर हाई इंटरेस्ट रेट लगाती है, यानी कि अगर वो आपके डिपॉजिट पे आपको 5% इंटरेस्ट रेट दे रही है तो वो जिसको लोन दे रही है उससे वो लेगी 10% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे रिटर्न में। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होगा ना, इसी से बैंक कर लेती है अपनी अर्निंग। कैसे? जो डिफरेंस होगा, जो बोरोवर यानी कि जिसने लोन लिया है उससे वो लेगी और जो वो देगी, जिसने पैसे वहाँ डिपॉजिट किए उसे वो कम देगी, लेकिन वो लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा लेगी। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा और इस डिफरेंस से क्या होगा, इससे होगा बैंक की अर्निंग। यहाँ पर देखो, ये एक इंसान है, इन्होंने अपने एक्स्ट्रा पैसे क्या किए, बैंक में आके डिपॉजिट कर दिए। बैंक ने इसका 15% रखा और बाकी आगे किसी को लोन देने में यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने ली हाई इंटरेस्ट रेट, मान लो 10%, इनको बैंक ने दी कम इंटरेस्ट रेट, मान लो 5%। तो ये बीच का जो 10 और 5 का जो 5% है, इससे हो गई हमारी बैंक की अर्निंग। तो इस तरह बैंक का होता है इनकम। तो इसमें अभी हमने क्या देखा कि एक तो बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, जो हम डिपॉजिट करते हैं उसी में से एक पोर्शन बैंक रख लेती है 15% और बाकी का वो आगे यूज़ कर लेती है टू गिव द लोन्स। और दूसरा उनकी अर्निंग कैसे होती है, दोनों के ही इंटरेस्ट के डिफरेंस पे, जो उन लोन पे इंटरेस्ट लेती है वो ज़्यादा लेती है और जो डिपॉजिटर्स को देती है वो कम इंटरेस्ट देती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाता है उससे हो जाती है हमारी बैंक्स की अर्निंग या इनकम। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट यानी कि लोन, ये रेफर करता है टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। लेंडर है जो देने वाला है, वो सामने वाले को पैसे देगा, उसे कोई सर्विस चाहिए तो वो प्रोवाइड करेगा और साथ में जो सामने वाला है जो उससे वो चीज़ें ले रहा है, जो बोरोवर है, वो उसे ये प्रॉमिस करेगा कि वो उसे उसका मनी लौटा देगा इन फ्यूचर। तो ये ही होता है क्रेडिट या लोन, यानी कि एक अग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर जो कि सर्विस दे रहा है या पैसे दे रहा है और किसके बीच में, बोरोवर जो उससे वो पैसे या सर्विस ले रहा है कि वो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे उसका जो उसने उसे दिया है वो उसे वापस कर देगा। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट। अब इसमें भी मतलब दो सिचुएशंस होती हैं क्रेडिट लेने की वजह से, एक तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और दूसरा ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वो हम देखेंगे। एक केस में तो क्रेडिट हेल्प कर सकता है अर्निंग जो है वो बढ़ाने में। कैसे? आपके पास एक्स्ट्रा मनी होगा तो आप पहले ही अपना प्रोडक्शन बढ़िया से कर पाओगे, आप रॉ मटेरियल्स खरीद पाओगे, आप अपने वर्कर्स को सैलरी दे पाओगे, साथ में आप टाइम पर कंप्लीट भी कर पाओगे प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारे क्रेडिट का पॉजिटिव रोल। और जब आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी तो आप आराम से जो आपने क्रेडिट या लोन लिया है वो आप रीपे कर दोगे। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग, इसने आपकी सिचुएशन और बेकार कर दी और वर्स कर दी और जिस वजह से आप और ज़्यादा ट्रैप में फंस गए। कैसे? आपने कुछ लोन लिया, आपने बोला आप थोड़े टाइम बाद लौटा दोगे, बट आपकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई, अब आप लोन लौटा ही नहीं पाओगे, बट आपको लोन तो देना है। तो अब आप क्या करोगे, आपने अपनी थोड़ी ज़मीन बेच दी या आपने किसी और से और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन ले लिया। तो इससे क्या हुआ, आप एक और ज़्यादा ट्रैप में फंस गए। इसने आपकी सिचुएशन बेटर नहीं की, इसने आपको और ज़्यादा बेकार सिचुएशन में डाल दिया। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट ने क्या किया, पुश द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन जहाँ से रिकवरी बहुत पेनफुल है, बहुत मुश्किल है। तो क्रेडिट के दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, इधर ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, आपकी अर्निंग बढ़ा सकता है, आपके लिए और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज ला सकता है, या फिर ये हो सकता है नेगेटिव, जिसमें क्या होगा, आपकी सिचुएशन जो है वो पहले से भी ज़्यादा ही खराब कर देगा, आप एक और ही ज़्यादा ट्रैप में फंस जाओगे। तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों के ही चांसेस होते हैं जब आप कहीं से क्रेडिट या लोन लेते हैं। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो देखो, एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट। जब भी हम लोन लेते हैं तो एक अग्रीमेंट होता है और उस अग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट लिखी होती है कि आपको जो आप अमाउंट ले रहे हो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। साथ में जो ये जो होता है इंटरेस्ट, ये ऐड कर कर ये जो बोरोवर है उसे वो मनी वापस करना होता है। वो सिर्फ वो अमाउंट वापस नहीं करता, साथ में इंटरेस्ट लगा के वो अमाउंट वापस करना होता है। इन एडिशन जो लेंडर है वो सिर्फ कोलेट्रल की भी डिमांड करता है। जब वो उसे पैसे देता है तो वो उसे कहता है कि मुझे सिक्योरिटी की तरह एक और भी आपको चीज़ दो, जिसे हम बोलते हैं कोलेट्रल। तो कोलेट्रल यानी कि सिक्योरिटी। तो ये जो पैसे देता है वो लेता है बोरोवर से। क्यों? क्योंकि आप मेरे पैसे ले रहे हो तो आपको मुझे कोई ना कोई चीज़ तो देनी पड़ेगी जिससे कि मैं आप पे भरोसा कर पाऊँ।
कोलेटरल क्या हो गया, ये एक एसेट हो गया जो कि बोरोअर ओन करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोई एसेट, कोई चीज़ ऐसी हो गई जो बोरोअर ओन करता है, जिसकी कोई वैल्यू हो। कोई ज़मीन हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है। तो ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी एक वैल्यू है और जो बोरोअर ओन करता है। तो वो क्या करता है, ये दे देता है लेंडर को एज अ गारंटी कि मैं आपके पैसे जो है वो रीपे कर दूंगा, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। और इन केस अगर वो पैसे रीपे नहीं कर पाया तो लेंडर के पास ये राइट होता है कि वो कोलेटरल बेच के अपने जो मनी है वो रिकवर कर सकता है। तो इसीलिए कोलेटरल होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सामने वाला आपको पैसे दे रहा है तो उसको भी उसकी जो उसने पैसे दिए हैं उसकी गारंटी होनी चाहिए कि वो मिलेगा, और अगर ना मिले तो उसके पास एक दूसरा तरीका होना चाहिए ताकि वो अपने जो पैसे हैं वो रिकवर कर ले। तो ये तो हो गया हमारा कोलेटरल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको क्रेडिट के टाइम देनी पड़ती है। तो टर्म ऑफ क्रेडिट क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट, यानी कि आप कितना उसमें इंटरेस्ट दोगे, कोलेटरल यानी कि सिक्योरिटी, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन एक्स्ट्रा जो कि लगते हैं। यही सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारा टर्म ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसमें मोड ऑफ रीपेमेंट भी आ जाता है कि आप कैसे रीपे करोगे, कैश में करोगे, थ्रू अकाउंट करोगे। तो ये सारा कुछ हमारा आ गया टर्म ऑफ क्रेडिट में। टर्म ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो ये चारों चीज़ें हो गई हमारी टर्म ऑफ क्रेडिट। और कोलेटरल क्या था, वो एक सिक्योरिटी थी। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अभी क्रेडिट आपको मिलता कहाँ से, ये लोन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो लोन की रिक्वायरमेंट क्या है कि लोन मिलेगा तो जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो बेटर होगा, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी, वो अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये कंट्री के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है वो फॉर्मल सोर्स भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल सोर्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल सोर्स। तो फॉर्मल सोर्स होगा अगर आप किसी बैंक या किसी कोऑपरेटिव से लोन ले रहे हो, देन दिस इज फॉर्मल सेक्टर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल सेक्टर लोन। इनको सुपरवाइज कौन करता है, इनको सुपरवाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। बैंक्स किससे भी लोन दें बट उन्हें एंड में ये सारी इन्फॉर्मेशन आरबीआई को प्रोवाइड करनी होती है कि वो किसे लोन दे रही हैं, कितना दे रही हैं, कितने इंटरेस्ट पे दे रही हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को आगे आरबीआई को सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर कौन हो गया, आरबीआई हो गया, एक है एजेंसी जो उनके ऊपर नजर रख रही है। और अभी की अगर हम बात करें तो अभी एट प्रेजेंट ओनली हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पीपल आर मेट, यानी कि अभी जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है इससे सिर्फ आधे लोग जो रूरल एरियाज में हैं जिन्हें लोन्स या क्रेडिट की जरूरत है, सिर्फ आधों की ही डिमांड फुलफिल हो पा रही है। और ये जरूरी है कि जो फॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट है वो सब में इक्वली बटे, पुअर लोगों तक भी ये पहुंचे। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर होता है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होती है वो होती है कम। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है। साथ में जो रिच लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो लोग तो हमेशा फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ इंटरेस्ट कम रहेगा, तो ये उनके लिए बेटर है। लेकिन हमें ऐसा भी करना है कि ये जो फॉर्मल लोन है ये गरीबों तक, रूरल एरियाज में भी पहुंचे, क्योंकि अभी ओनली 50% ऑफ द रूरल पीपल आर एबल टू टेक फॉर्मल सेक्टर लोन। अब इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, ये लोन जो आप मनी लेंडर से लेते हो, ट्रेडर से लेते हो, रिलेटिव्स या फ्रेंड से लेते हो, ये आता है इनफॉर्मल सेक्टर में। इसको सुपरवाइज करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ती है ज़्यादा। तो इसीलिए ये जो है ये बेनिफिशियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और यूजुअली जो रूरल लोग हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, वो ये वाला लोन ले लेते हैं, बिकॉज उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कोलेटरल नहीं होता, तो बैंक उन्हें लोन नहीं दे पाती। तो इसीलिए लोग फिर यहाँ से लेते हैं और उन्हें फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे दोनों ही फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अभी हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, चैप्टर का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो देखो, जो गरीब लोग हैं वो अभी भी डिपेंडेंट होते हैं ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। क्यों, मैंने आपको ऊपर बताया था, एक तो अभी हमारे सारे कामों में बैंक्स है नहीं, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है या नहीं मिलती उन्हें बैंक्स। दूसरा, अगर बैंक्स हैं तो लोन लेने के लिए जो उन्हें रिक्वायरमेंट है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, कोलेटरल की, वो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स के पास है नहीं, तो इसीलिए उन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता। तो फिर क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने बनाए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ऑफ पुअर पीपल जो क्या करते हैं, जो स्मॉल सेविंग प्रमोट करते हैं। आपस में ही ये लोग हर महीने थोड़े पैसे सेव करते हैं। जैसे मान लो किसी ने 10 दिए, किसी ने 100 दिए, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होती है। 15 से 20 मेंबर्स का ये ग्रुप होता है और यूजुअली ये सब एक ही गांव या आस पड़ोस के लोग होते हैं। ये रेगुलरली मीट करते हैं और सेव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट पहुंच गया तो उनमें से कोई अमाउंट ले लेता है कि मुझे ज़रूरत है और मैं इतना इंटरेस्ट आपको दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि आपस में एक दूसरे की नीड्स फुलफिल कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट इन्हें बैंक और मनी लेंडर दोनों से ही कम देना पड़ता है, इनका काम भी हो जाता है। तो इस सब के लिए इन्होंने बनाया है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो गाँव में बनते हैं बाय पुअर पीपल। 15 से 20 लोग होते हैं एक ही एरिया या लोकेलिटी के, एक दूसरे को ये लोन दे देते हैं एट वेरी लेस इंटरेस्ट रेट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के एडवांटेजेस क्या है, इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। अगर उनके पास कोलेटरल नहीं है तो भी वो अब यहाँ से अपने पैसे ले लेते हैं, थोड़ा टाइम बाद दे देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल चीज़ हो गई। दूसरी, पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स, उन्हें टाइम पर लोन्स मिल जाते हैं फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस, और इंटरेस्ट रेट भी रीजनेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि मनी लेंडर्स की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़े। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क करते हैं, बिकॉज ये सबसे इनिशियल स्टेज का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोग बनाते हैं, जिसको ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। अगर ये अच्छी तरह फंक्शन करते हैं तो आगे जाके बैंक्स भी इन्हें लोन दे देती हैं, ये देखकर कि हाँ इन्होंने इतना अमाउंट कलेक्ट किया, ये टाइम टू टाइम अपना लोन रीपे कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर फिर बैंक भी इन्हें आगे जाके लोन्स दे देती हैं। साथ में इससे क्या होता है, वुमेन सेल्फ रिलायंट बनती हैं, इंडिपेंडेंट बनती हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से ले लेती हैं, फिर धीरे धीरे करके वो रीपे कर देती हैं। तो ये वुमेन का एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बन गया। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ सोशल इशूज़।
साथ में जब रेगुलरली ये लोग मिलते हैं गाँव वगैरह में, तो ये अलग अलग इश्यूज़ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस हो जाती हैं, तो ये एक अच्छा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म भी बन जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विलेजेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके अलग ही एडवांटेजेस हैं जो हमें देखने को मिले हैं। तो इस चैप्टर में हमने सब कुछ कवर कर लिया, फ्रॉम करेंसी टू क्रेडिट टू टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सारा कुछ हमने इस चैप्टर का तो कवर कर लिया है। अब आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, साथ में बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और हाँ, पढ़ाई करते रहो।